हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम पढ़ रहे हैं एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। गाइज उत्सर्जन तंत्र के 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा भाग है और आज ये अंतिम भाग रहेगा एक्सीरेटरी सिस्टम का। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हम आपको बता देंगे साथियों कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए भैया, एक्सीरेटरी सिस्टम। एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। गाइज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखते हो तो उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है, नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग है साथियों, और नेफ्रॉन किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करने में सहायक होता है और किस तरीके से यूरिन का निर्माण करता है। यानी कि किडनी और नेफ्रॉन के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके साथियों। लगभग ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज इस चैप्टर में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी दूंगा, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले मूत्र के घटक पढ़ते हैं। मूत्र जिसे आप पेशाब या फिर यूरिन कहते हो, यूरिन के घटक। भैया मूत्र के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं भैया। एक होता है सामान्य घटक, एक होता है भैया सामान्य घटक, और एक होता है साथियों असामान्य घटक। अब सामान्य घटक का मतलब क्या है साथियों और असामान्य घटक का मतलब क्या है? जो होना चाहिए साथियों यूरिन में, मूत्र में, वो सब आते हैं सामान्य घटक में, और जो नहीं होना चाहिए वो आते हैं साथियों असामान्य घटक में। जैसे वाटर है भैया, पानी 95% होता है साथियों हमारे यूरिन में। जो यूरिया है साथियों ये होता है 2.6%। जो यूरिक एसिड है साथियों ये होता है भैया 0.4%। और बात करें साथियों तो आता है भैया क्रिएटिनिन। नंबर 4 पर आता है क्रिएटिनिन, ये होता है साथियों 2%। तो ये तो भैया हमारे यूरिन में उपस्थित होते हैं, ये तो होते ही होते हैं। यह है भैया हमारे मूत्र के सामान्य घटक। असामान्य घटक कौन कौन से हैं साथियों? जैसे कि पानी। भैया अधिक मात्रा में जो पानी आ गया है साथियों वो ग्लूकोज, ब्लड, प्रोटीन, या फिर आप कह सकते हो भैया कि अमीनो एसिड। जब भी साथियों ब्लड के साथ में ये, जब भी साथियों यूरिन के साथ में, मूत्र के साथ में ये चीजें आती है तब साथियों आपको बीमारी होती है। मान लीजिए साथियों अधिक मात्रा में पानी आ गया, अधिक मात्रा में पानी आ गया साथियों अगर यूरिन में, तो आपको बीमारी होगी। आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिससे आपका शरीर में निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी। डिहाइड्रेट आपकी बॉडी हो जाएगी और साथियों आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि मूत्र में पानी की मात्रा अधिक आ रही है। अगर भैया ग्लूकोज की मात्रा आ जाती है साथियों मूत्र में, तो आपको डायबिटीज रोग हो जाता है। इससे तो साथियों निर्जलीकरण रोग होगा, निर्जलीकरण। और ग्लूकोज की मात्रा आती है साथियों यूरिन के साथ में, तो आपको मधुमेह रोग होगा, मधुमेह रोग। ब्लड आ जाता है साथियों तो उसका मतलब यह है कि आपका जो ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलस फिल्टर है साथियों, ये भैया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होता है वो नेफ्रॉन में लगा हुआ होता है साथियों, और ब्लड को छानने का कार्य करता है। तो अगर यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका नेफ्रॉन, आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपकी किडनी खराब होने वाली है, या फिर दोस्तों आपकी किडनी फेल होने वाली है। इसका मतलब ये है। अगर ब्लड के साथ में प्रोटीन आ रहा है साथियों तो उसका मतलब ये है कि आपका लीवर खराब है।
आपका लीवर खराब है भैया, इस वजह से आता है। तो कहने का मतलब ये तो भैया हमारे यूरिन के सामान्य घटक है, ये है साथियों असामान्य घटक। जब जब भी साथियों यूरिन में ये असामान्य घटक आएंगे तब तब साथियों आपको बीमारी होगी। तो आने तो साथियों ये ही थे, लेकिन भैया कभी कभी ये भी आ जाते हैं। तो ये असामान्य घटक का मतलब होता है साथियों कि आपको कुछ न कुछ बीमारी है। मैंने बताया कि अगर पानी आ रहा है साथियों अधिक मात्रा में, भाई 95% तो आता ही आता है, अगर इससे अधिक आ रहा है तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी, क्योंकि पूरा पानी तो आपके यूरिन में ही बाहर निकल रहा है, निर्जलीकरण आपका शरीर हो जाएगा। ग्लूकोज आ रहा है तो कहने का मतलब है ग्लूकोज आ रहा है तो मधुमेह आपको रोग होगा। और बात करें ब्लड आ रहा है तो ग्लोमेरुलस फिल्टर खराब है आपका, इस वजह से ब्लड आ रहा है। किडनी खराब होने वाली है, किडनी डैमेज है, किडनी फेल होगी। प्रोटीन या एमिनो एसिड आ रहा है साथियों तो उसका मतलब यह है कि आपका लीवर खराब है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया यूरिन में वाटर कितना होता है, तो 95% में होता है। यूरिया कितना होता है, 2.6% में होता है। यूरिक एसिड कितना होता है, 0.4% में होता है। क्रिएटिनिन कितना होता है, तो 2% में होता है। अगर आपसे मूत्र का पीएच मान पूछा जाए तो पीएच मान कितना है, 6। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने साथियों ग्लूकोज और अमीनो एसिड का अवशोषण करके H+ आयन त्यागा था, जिससे इसका पीएच मान कितना हो गया, 6। और अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए साथियों तो प्रकृति कितनी होती है, प्रकृति कैसी होती है इसकी, दुर्बल अम्लीय होती है। दुर्बल क्यों होती है साथियों, क्योंकि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 7 के आसपास के मान साथियों दुर्बल होंगे, तो भैया दुर्बल अम्लीय इसकी प्रकृति होगी। इसमें गंध किसके कारण आती है साथियों, यूरिन में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बता देना अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। इसका रंग कैसा होता है साथियों, तो भैया हल्का पीला होता है। किस वर्णक के कारण होता है, अगर वर्णक पूछे साथियों आपसे तो बता देना यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पीएच मान कितना है, मूत्र की प्रकृति कैसी होती है, मूत्र में गंध किसके कारण आती है, मूत्र का रंग कैसा होता है, किस वर्णक के कारण होता है, बोलो। वाटर कितना पाया जाता है, 95% मात्रा में पाया जाता है यूरिन में। यूरिया 2.6% में पाया जाता है। यूरिक एसिड 0.4% में पाया जाता है। 2% में साथियों क्रिएटिनिन पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर मूत्र के साथ में वाटर आ रहा है, अधिक मात्रा में ग्लूकोज आ रहा है, ब्लड आ रहा है, प्रोटीन या अमीनो एसिड आ रहा है, तो समझ लीजिए साथियों कि आपको बीमारी है। इतनी बात क्लियर है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो फेमस क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान से सुनना। वो फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन यूरिन में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन करता है, याद रखना साथियों, एडीएच हार्मोन करता है। ये जो एडीएच हार्मोन है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसे वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। और ये निकलता है साथियों पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। अगर भैया इस एडीएच हार्मोन की कमी हो गई, साथियों तो क्या होगा भैया, पानी का अवशोषण कम होगा। पानी का जो अवशोषण है साथियों, इस तीर का निशान का मतलब है कम या ज्यादा। नीचे की तरफ है तो कम और साथियों ऊपर की तरफ है तो ज्यादा। तो पानी का अवशोषण साथियों क्या होगा, कम होगा। दिख रहा है आपको, हाँ। मैंने कहा कि अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो गई आपके शरीर में तो पानी का अवशोषण कम होगा। अगर भैया शरीर में पानी का अवशोषण कम हो रहा है तो यूरिन में पानी की मात्रा अधिक होगी भैया। अगर यूरिन में पानी की मात्रा अधिक होगी साथियों तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी। उस शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है साथियों, निर्जलीकरण कहा जाता है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और उस बीमारी को कहा जाता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। ये एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। अब एडीएच हार्मोन की अधिकता हो गई साथियों तो वो देखिए,
अगर एडीएच हार्मोन की अधिकता हो गई तो भैया पानी का अवशोषण ज्यादा होगा। पानी का जो अवशोषण है साथियों, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पानी का अवशोषण भैया अधिक होगा। अगर भैया पानी का अवशोषण अधिक हुआ है तो आपके यूरिन में पानी की कमी होगी, आपके यूरिन में पानी की कमी होगी। और यूरिन में अगर पानी की कमी होगी साथियों, तो यूरिन में साथियों ये जो यूरिया है, ये यूरिक एसिड है, ये क्रिएटिनिन है, ये कैसे बाहर निकलेंगे? और यही तो है साथियों हमारे शरीर के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ, क्रिएटिनिन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकले साथियों तो भैया हमें बीमारी हो सकती है, जैसे कि आपकी भैया किडनी फेल हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है। और बात करें तो आपका लीवर खराब हो सकता है। और बात करें तो बीपी हाई हो सकती है। और बात करें तो साथियों आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। ये सारी बीमारी हो सकती है। और इन सभी को निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है साथियों? पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो अगर आपसे एडीएच हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो बता देना। एक बात को ध्यान रखना, अल्कोहल के प्रभाव से एडीएच हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, शराबी व्यक्ति है वो भैया बार बार टॉयलेट जाता है, क्योंकि वो अल्कोहल का सेवन करने से ये हार्मोन की कमी हो गई। अगर इस हार्मोन की कमी हो गई भैया तो पानी का अवशोषण कम होगा शरीर में, और यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो बार बार टॉयलेट जाएगा। बोलो ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। गाइज मैं आपको बता दूं साथियों, आज की जो क्लास है साथियों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मिस मत करना। एक एक बात को ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो साथियों, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जाकर जुड़ सकते हो। क्योंकि वहां पर भैया हम हमारी वीडियो की अपडेट देते रहते हैं और वहां पर भी वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप कुछ सीख सके। इतनी बात क्लियर है? ओके। मैंने कहा कि क्लास मिस मत करना साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस चैप्टर से संबंधित इस क्लास में। इतनी सारी कहानी समझ में आ गई? ओके, मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब साथियों मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, आपके एनडीए की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है। बोलो करवाया था या नहीं करवाया था? करवाया था भैया, कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है। ध्यान से सुनना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्वेश्चन था कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है, यही था क्वेश्चन। ओके, देखिए भैया, ये रही आपकी एक किडनी और ये रही आपकी दूसरी किडनी। ये तो है भैया लेफ्ट किडनी और ये है आपकी राइट किडनी। इसमें क्या होते हैं साथियों? इसमें नेफ्रॉन होते हैं आपकी किडनी में, जो कि नेफ्रॉन क्या है? किडनी की सेल, किडनी की यूनिट, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या करता है? ये भैया ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन के निर्माण में सहायक होती है। रक्त को छानने का काम करती है और भैया यूरिन का निर्माण में हेल्प करती है, यूरिन का निर्माण करती है, मैं ये भी कह सकता हूं। तो किडनी में तो भैया यूरिन बना और किडनी से साथियों ये यूरिन, ये मूत्र कहाँ चला जाता है? यूरेटर डक्ट की सहायता से, यूरेटर डक्ट मूत्रवाहिका की सहायता से कहाँ चला जाता है?
यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ये है भैया यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, इस मूत्राशय में चला जाता है भैया। और यहां पर कुछ समय के लिए मूत्र इकट्ठा होता है और फिर यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग की सहायता से साथियों शरीर से बाहर चला जाता है। तो सबसे पहले आपकी किडनी में मूत्र बना, उसके बाद में यूरेटर डक्ट यानी कि मूत्र वाहिकाओं की सहायता से ये यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा, यानी कि मूत्राशय तक पहुंचता। यूरिनरी ब्लैडर में मूत्राशय में कुछ समय के लिए मूत्र इकट्ठा हुआ साथियों, और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकल गया। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेटर डक्ट की लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है भैया? 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर किया जा सकता है। तो याद रखना भैया, जो मेल होता है उस मेल में 800 ml तक मूत्र को इकट्ठा किया जा सकता है यूरिनरी ब्लैडर में। और फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा छोटा होता है, इसमें भैया 500 ml मूत्र इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही साथियों 150 से 200 ml मूत्र इकट्ठा हुआ साथियों, और हमें ये महसूस हो जाता है कि भैया अब हमें यूरिन को शरीर से बाहर निकालना है। इतनी बात क्लियर है? दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना साथियों, जो मेल होते हैं इस मेल में यूरेथ्रा की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है इस फीमेल में होती है भैया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। मेल का यूरेथ्रा मूत्र मार्ग लंबा होता है साथियों, यही रीजन होता है कि भैया जो मेल होते हैं उन्हें यूरिन से संबंधित बीमारियां बहुत कम होती है। बोलो, ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ये कहानी समझ में आ गई है तो अच्छी बात है साथियों। ये क्वेश्चन है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है। तो सबसे पहले किडनी, यूरेटर डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि भैया यूरेटर डक्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। यूरिनरी ब्लैडर में मेल में कितना यूरिन स्टोर किया जा सकता है? तो 800 ml स्टोर किया जा सकता है। फीमेल में 500 ml स्टोर किया जा सकता है। 150 से लेकर के 200 ml जैसे स्टोर हुआ तो हमें महसूस हो जाता है कि साथियों यूरिन को शरीर से बाहर निकालना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेथ्रा में मेल की लंबाई कितनी होती है? यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है? मेल में तो 10 सेंटीमीटर होती है, फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये सारी कहानी समझ में आई आपको? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और अच्छी जानकारी लेते हैं। चलिए भैया आगे। ओके, देखिए भैया आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है भैया, किडनी का GFR मान कितना होता है? किडनी का GFR मान कितना होता है? अब सबसे पहले तो साथियों हमें समझ में आना चाहिए कि ये GFR क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है साथियों GFR की फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या है साथियों? GFR का मतलब ये होता है साथियों, जब मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था साथियों कि कुछ इस तरीके से C आकार का एक संरचना होती है, जिसे मैंने कहा था भैया बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन का संपुट। और इसमें साथियों नेचुरली फिल्टर लगे हुए थे, और ये संरचना ऐसी दिख रही थी साथियों जैसे कि किसी कप में मैगी पड़ी हो। तो ये क्या थे साथियों? ये भैया ग्लोमेरुलस फिल्टर थे भैया। हिंदी में कहा जाता है ग्लोमेरुलस के गुच्छे, ग्लोमेरुलस के गुच्छे। एक नली साथियों, एक नली ब्लड लेके आ रही थी साथियों, जिसे मैंने नाम दिया था साथियों
एफिएंट आर्ट्रियोल, जो साथियों ब्लड को लेके आ रही थी छन्ने के लिए, किसके पास, इस वोमेन्स कैप्सूल, वोमेन्स का संपुट के पास मेरे इसमें क्या है, ग्लोमेरुलस के फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर है, ग्लोमेरुलस के गुच्छे हैं साथियों जो ब्लड को छानते हैं। और यहाँ पर दूसरी नली लगी हुई थी एफिएंट आर्ट्रियोल, जो भी छने हुए ब्लड को ऊपर ले जा रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है, ये ब्लड को छानने का कार्य करता है। और जिस दर से ये ग्लोमेरुलस फिल्टर ब्लड को छानता है उस दर को जीएफआर कहा जाता है। मैंने कहा कि जिस दर से ग्लोमेरुलस फिल्टर ब्लड को छानता है साथियों, उस दर को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। जिस दर से ये ग्लोमेरुलस फिल्टर ब्लड को छानता है, उस दर को जीएफआर कहा जाता है। अब किस दर से छानता है, तो याद रखना भैया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड। 1 मिनट में साथियों 125 ml ब्लड छान करके अलग कर देती है हमारी किडनी। और अगर एक दिन की बात करें तो 180 लीटर साथियों, 180 लीटर एक दिन में छान करके अलग कर देती है भैया आपकी किडनी। यही होता है साथियों जीएफआर मान। मिनट के बारे में पूछे तो बता देना 125 ml छानती है 1 मिनट में, और दिन के बारे में पूछे तो 180 लीटर छानती है भैया एक दिन में। तो बोलो ये जीएफआर मान समझ में आया या नहीं आया, इतनी बात क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है साथियों कि अगर किडनी में किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण अगर सूजन आ जाता है, अगर सूजन आ जाता है साथियों, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साथियों नेफ्रोराइटिस रोग, नेफ्रोराइटिस डिसीज, नेफ्रोराइटिस डिसीज। इतनी बात क्लियर? ओके। अगर साथियों आपकी किडनी में यूरिक एसिड जम जाता है, सॉरी किडनी में नहीं, अगर आपकी किडनी यूरिक एसिड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है साथियों, तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में, छोटे छोटे क्रिस्टल की फॉर्म में साथियों आपके घुटनों में जाकर के जम जाता है, और जिससे आपको रोग हो जाता है साथियों गठिया रोग। तो गठिया रोग में क्या होता है साथियों, घुटनों में ये यूरिक एसिड जम जाता है, जिससे उठने बैठने में परेशानी आती है, चलने में परेशानी आती है साथियों, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी आती है। और ये बीमारी मुख्यतः साथियों बुजुर्ग लोगों को होती है। बोलो ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब साथियों अगर आपकी किडनी फेल हो गई तो क्या होगा साथियों, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा देता हूं भैया। अगर आपकी किडनी खराब हो गई साथियों तो क्या होगा, कोई बता सकता है साथियों? अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे साथियों? इसके 2 निवारण है, 2 उपाय है भैया इसके। अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो अब वो 2 उपाय क्या है? तो पहला उपाय तो ये है साथियों, जब भी आपकी किडनी खराब होती है तब की बात कर रहा हूं मैं, ये है आपकी किडनी और ये अगर खराब हो जाती है तो पहला निवारण क्या है साथियों? किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि रक्त को छानना। तो एक मशीन आती है साथियों डायलाइजर। ये डायलाइजर काय करती है साथियों? कृत्रिम रूप से ब्लड को छानती है। क्या होता है साथियों, इसमें 2 पाइप होते हैं, यहां लगाए जाते हैं दोनों पाइपों को। एक पाइप से साथियों ब्लड छानने के लिए आता है इस मशीन में, और ये मशीन साथियों डायलाइजर उस ब्लड को छान करके साथियों यूरिन को एक तरफ फेंक देती है, और छना हुआ ब्लड को साथियों दूसरे पाइप से वापस शरीर में भेज देती है। और कृत्रिम रूप से ब्लड को छानने की जो प्रक्रिया है साथियों वो कहलाती है डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है।
पहला उपाय तो यह है साथियों, जब आपकी किडनी खराब होती है तब। इतनी बात क्लियर है। और दूसरा उपाय कौन सा है साथियों, वो देखिए। दूसरा उपाय कौन सा है साथियों, वो देखिए। दूसरा उपाय है भैया किडनी का ट्रांसप्लांट। आप किडनी का प्रत्यारोपण कर सकते हो, आपकी किडनी किसी दूसरे इंसान को दे सकते हो। पहले समझ लीजिए कि अगर आप किसी दूसरे इंसान को आपकी किडनी दोगे तो पहली बात यह है कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एड्स, टीबी जैसी आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस होती है, तब जाकर अगर ये कंडीशन क्लियर है आपकी तो आप किडनी ट्रांसप्लांट, कहने का मतलब किडनी दे सकते हो। याद रखना साथियों, पहली बार प्रथम किडनी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट कब हुई थी साथियों? जब भी आपकी किडनी खराब होती है तो किडनी का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। पहली बार सफल पूर्वक किडनी प्रत्यारोपण कब हुआ था? तो 4 मार्च 1954 को। कब? 4 मार्च 1954 को पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल, केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल था साथियों, केप टाउन शहर था, साउथ अफ्रीका में। 4 मार्च 1954 को डॉक्टर का नाम था साथियों जोसेफ मूरे। इस जोसेफ मूरे ने पहली बार साथियों सफलतापूर्वक किडनी का प्रत्यारोपण किया था, किडनी ट्रांसप्लांट की थी साथियों पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल में, केप टाउन शहर था, साउथ अफ्रीका देश था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है साथियों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और यहां पर साथियों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ रह गया है साथियों गलती से तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है साथियों, आप पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए साथियों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, कोई से भी सोशल मीडिया ऐप पर साथियों आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। वैसे व्हाट्सएप, वैसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। मैंने इस चैप्टर की एमसीक्यू भी करवा रखी है साथियों, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो चुका है। कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हाँ, उससे पहले नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले भी हो सकता है हम कि एक दो वीडियो कुछ और संबंधित डाल दूं, लेकिन हम जल्दी ही नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बोलो भैया, यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख भी लेते हो, ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।